हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में, जहां पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का पार्ट 2। और वेक्टर के पार्ट 2 में हम जानेंगे कंप्लीट यूनिट वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, है ना। कुछ सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लेके आए हूँ, आपके प्रीवियस ईयर हैं जो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2। वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 में सबसे पहला जो पार्ट आता है, पहली जो स्लाइड है वो आपका किसकी है सर, यूनिट वेक्टर की। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का एक कंप्लीट वीडियो आएगा, वो यही वाला वीडियो है ना। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में यूनिट वेक्टर होता क्या है। हाँ देखो, यूनिट वेक्टर एक्चुअल में अगर देखा जाए, यूनिट वेक्टर एक्चुअल में कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो बस ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है मेरे भाई, डायरेक्शन। मैं समझाना चाहूँ तो आप कैसे समझोगे इसको। अगर मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर की, किसकी, यूनिट वेक्टर की। जो यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर, सपोज दैट ए है, कोई वेक्टर ए है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं मेरे बच्चा, क्या करूं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं और इसका मैग्नीट्यूड किसके आ जाए, यूनिट के इक्वल। यूनिट के इक्वल मतलब 1 के इक्वल। किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इट मीन्स इफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, तो ये जो वेक्टर ए बोला जाएगा, तो वेक्टर ए जो बोला जाएगा, ए विल बी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, यूनिट वेक्टर, यूनिट का नाम सुने हुए लग रहे हैं। यूनिट क्या बताता है, एक यूनिट। सपोज दैट 1 क्या है, 1 क्या है, इसके आगे अगर केजी लगा दो तो ये मास बताता है। क्या बताता है, मास। तो यूनिट लगने पे क्या बताया, मास। जैसे 1 सेंटीमीटर, यूनिट लगने पे क्या बताया सर, लेंथ। वैसे ही यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। जिसके साथ लग गया उसका डायरेक्शन ये डिफाइन कर देगा। यूनिट वेक्टर सपोज दैट ए है। अगर मॉड्यूलस ऑफ ए आया तो मॉड्यूलस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, देखो सपोज दैट कोई वेक्टर ए है, जो भी वेक्टर लिखा जाता है, किसके साथ लिखा जाता है ये जरा बताना। जो भी वेक्टर लिखा जाता है, सपोज दैट हमें वेक्टर ए लिखना है, ये किसके साथ रहा होगा, ये अपने मॉड्यूलस के साथ लिखा जाएगा और उसके बाद क्या लिखा होगा, इसका डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं एक कैप से। किससे, एक कैप। जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर हुआ। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, ये याद रखना। तो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो ये ए कैप हुआ, है ना। कोई वेक्टर किससे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड फिर उसका डायरेक्शन, पहले उसका मैग्नीट्यूड उसके साथ फिर उसका डायरेक्शन। याद आई बात समझ में, मतलब कोई भी वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, यूनिट वेक्टर तो समझ में आ गया। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसका मतलब हम उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये बात है, बिल्कुल ये बात है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रट रहे थे, हाँ भाई रट ही रहे थे आप लोग, है ना। तो ये क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। क्या है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन। अच्छा साहब, इतना तो बातें समझ में आ गई। क्या आ गई, बातें समझ में आ गई। एक काम करते हैं, यहाँ से भी एक दिमाग में हमारे क्या थोड़ी बदमाशी सूझ रही है। बदमाशी मतलब क्या, मैंने कल बताया था कि जो कोप्लेनर वेक्टर, नहीं सॉरी, कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बताया था कि नहीं बताया था। कोलिनियर वेक्टर क्या वेक्टर, कौन से वेक्टर होते हैं, जो क्या है, जो पैरेलल वेक्टर हो। क्या हो,
पैरेलल वेक्टर्स, या फिर क्या हो, पैरेलल वेक्टर के साथ साथ, पैरेलल वेक्टर के साथ साथ क्या हो सकता है, या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो निगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन पैरेलल होना चाहिए, है ना। सपोज दैट मैंने बताया कोई वेक्टर ये है, इसके कोलिनियर या तो ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, पैरेलल इसके है। बात समझ में आई? मतलब अगर ये इसके लेके जाएं, ये इधर भी हो सकता है, अगर हम इसको लेके जाएं यहाँ पे, और इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो ये इधर भी हो सकता है। पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये कोलिनियर हो गया। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए या फिर सेम डायरेक्शन में हुए, पैरेलल के साथ साथ सेम डायरेक्शन में हुए, तो क्या होगा? तो देखो, तो उनका डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए, क्या है? पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल हुए तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनका डायरेक्शन भी सेम होगा? बिल्कुल होगा। मतलब अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर ये आर क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो या तो ये इनके डायरेक्शन सेम होंगे या तो अपोजिट होंगे। अगर डायरेक्शन सेम अपोजिट की बात छोड़ो, अगर डायरेक्शन लिखें, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर सेम हैं या फिर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए कैप, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी कैप। मेरे कहने का मतलब अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। केस कौन सा है? केस है कि डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शन जो हो वो सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो हम यहाँ बोल सकते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकलता है? ये वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस में वेक्टर बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए और वेक्टर बी अपॉन मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड, और कुछ नहीं है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू वेक्टर बी। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। अच्छा, ये क्या है? ये सर मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड आपको पता है कि स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट नंबर्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका कोई नाम दे दें के, और वेक्टर बी दे दें। कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? पक्का सही बताना। बिल्कुल नहीं है साहब। ये सर हमें एक रिजल्ट मिल गया। कैसा रिजल्ट मिल गया? अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कुछ लिखने चल रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए होगा वो के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। इट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ जो रेशियो निकालेंगे वो सेम रेशियो आएगा सबका। ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रट लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रटोगे तो और अच्छी बात है ना? क्योंकि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। क्यों? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल। अब ध्यान से देखो इधर, अगर हम बात करें सर, अगर के की वैल्यू आ गई नेगेटिव, क्या आ गई? नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल है साहब? नेगेटिव आना पॉसिबल है? भाई कैसे नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब हम अगर बात करें वेक्टर ए
का डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी के डायरेक्शन के है। इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा है जो ऐसे गया है और वेक्टर एक ऐसा है जो ऐसे गया है ना। तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसलिए वेक्टर ए का डायरेक्शन हुआ वेक्टर बी के डायरेक्शन के अपोजिट के। तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ, लेकिन भाई ये तो है दोनों पैरेलल वेक्टर ही है ना। जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब अगर ऐसा हुआ तो हम क्या देखेंगे कि मॉड ऑफ ये वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अच्छा साहब, तो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी जो आएगा वो आएगा मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ निगेटिव डायरेक्शन। मतलब ये अगर कभी भी हुआ, इसका मतलब वेक्टर ए और बी कोलिनियर तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप बोलोगे हाँ सर इतनी बातें तो समझ में हमको आ गई हैं। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुन लो। यूनिट वेक्टर का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ये आपके लिखने के लिए लेके आया हूँ, लिख लेना। यूनिट वेक्टर, a vector having the unit magnitude is called a unit vector. Unit vector is denoted by small letters with a cap on it. इसको क्या बोलते हैं? cap on it, that is a cap. is unit vector and mod of a is the unit vector in the positive direction x axis. एक्स वाई जेड एक्सिस को भी हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शन डिनोट्स एक्स आई जे के, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं आई, जे और के। अभी मैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2D, प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D को, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2D, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3D पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे उन बातों को। तो आपको इतना लिख लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे भाई पोजीशन वेक्टर इन 2D। क्या है? पोजीशन वेक्टर इन 2D। चलो, अगर हम 2D में पोजीशन वेक्टर की बात करें तो उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है साहब? अगर 2D की बात हो रही है, अगर 2D की बात हो रही है तो आप बिना कुछ सोचे समझे बोलोगे साहब अगर 2D की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 एक्सिस जरूर होंगे। वो एक्सिस क्या हैं? वो एक्सिस हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कैसे एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है साहब, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हो गए अपने, बिल्कुल आसान है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और ये है x, y है, x, y है। जो P का पोजीशन वेक्टर होगा, जो P का पोजीशन वेक्टर होगा, हम कैसे चलेंगे? पॉइंट P तक अगर पहुँचना है हम कैसे चलेंगे? हम x एक्सिस पे x यूनिट चलेंगे, y एक्सिस पे y यूनिट चले। मतलब कहाँ कहाँ चले? इधर चले और इधर चले। तो टोटल कहाँ पहुँच गए? हम O से चले थे, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया O से चले, ऐसे के ऐसे गए। तो जो यहाँ से थे यहाँ पे पहुँच गए। तो नेट जो डायरेक्शन आया आपका, जो नेट डायरेक्शन आया वो क्या आया? वो आया आपका, वो आया ये, है ना। ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, और मैंने बताया था अभी कि एक्स डायरेक्शन का जो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं आई कैप, और जो वाई डायरेक्शन का होता है उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। बात समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो साहब, तो हम यहाँ पे क्या है? कोई वेक्टर OP है, O से चले थे, P पे पहुँच गए, तो OP का जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम x, y भी लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसे लिखा है तो हम लिखेंगे वेक्टर OP इज इक्वल टू x का मैग्नीट्यूड x ही है, ये x पे मैग्नीट्यूड चला, x का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? I कैप, प्लस y पे कितना चला? y पे चला सर y, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो j कैप हो गया। ये हुआ आपका क्या? ये हुआ आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर इन 2D। ये प्रेजेंटेशन होता है। सपोज दैट
अगर ये ए चला होता, ये बी चला होता, तो हम लिखते ओ पी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। बात समझ में आया? ए क्या है? ए है एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, आई क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे क्या है? डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं इसकी बात करूं सर इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, मतलब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे साहब अगर यहाँ पे x होता, क्या होता? अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे क्या होता मेरे भाई? यहाँ पे y होता, यहाँ पे y होता, यहाँ पे x होता, तो ये चला कितना डिस्टेंस? आप बोलोगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका कौन सा मैग्नीट्यूड? वेक्टर OP का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ OP लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP जो होगा वो I का कोफिशिएंट ले लो a स्क्वायर, j का कोफिशिएंट ले लो b स्क्वायर। ये हुआ 2D में पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं x और y के टर्म में, तो x और y के टर्म में मेरे भाई जो होगा वो होगा आपका x और y के टर्म में जो होने वाला है वो होने वाला है क्या? वेक्टर OP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे OP क्या है? OP का ये मैग्नीट्यूड हो। OP इज अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। अच्छा साहब, मतलब अगर हमें वेक्टर OP का डायरेक्शन निकालना है, अगर हमें वेक्टर OP का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे साहब? उस OP वेक्टर को हम क्या कर लेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो वेक्टर OP का जो डायरेक्शन आया यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं OP क्या मतलब आया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है ना? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, है ना? बहुत अच्छे बच्चे, एकदम बढ़िया वाले। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आया। देखो भाई, आपको घबराना नहीं है। अगर घबराओगे तो आपको चीज़ें मिस होती हुई चली जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू बने होगे तो आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, है ना? लेकिन जैसे ही आप, जैसे होता नहीं, पेन गिरी, पेन उठाने आप झुके तो ये कॉन्सेप्ट गायब। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर जैसे ही हम पेन उठाने के लिए झुकते हैं आपका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। भाई एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर आप इतने स्लो हो, मैं कहता हूँ कछुए की चाल से चलो तब भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। लेकिन अब कछुए की चाल से नहीं, वो जो एक एनालिटा ग्रुप का जो आता है अर्थवार्म, उसकी चाल से चलोगे तब तो हो गया तुम्हारा। 11th में आपने बेसिक पढ़ा होगा वेक्टर का, इसीलिए, है ना? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा मेरे भाई कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर इन 2D, प्रेजेंटेशन देख लिया और मैग्नीट्यूड दोनों देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर इन 3D। पोजीशन वेक्टर इन 3D, कोई तकलीफ नहीं है ना? पोजीशन वेक्टर इन 3D जब बात करेंगे तो हम पहले वाले क्या जानेंगे? पोजीशन प्रेजेंटेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रेजेंटेशन। अच्छा साहब, यहाँ पे अब 3D में भी वेक्टर होता है। हाँ भाई, 3D में भी वेक्टर होता है और इसको आप इम्पॉर्टेंट समझ लो। अगर इसका आइडिया नहीं लगा तो आपका समझ लो क्या है, सब कुछ पढ़ाया लिखाया खराब हो गया। ये वाला जो 3D वाला वेक्टर है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर मैं देख लूँ शायद, क्या पता 3D एक्सिस मिल जाए, है ना? अपने इधर उसमें शायद हो। भाई आजा, कहाँ गया भाई? आजा 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 भाई आजा। यहाँ पे जो है मेरा भाई, यहाँ पे लग रहा है 3D का डिसिप्लिन नहीं है क्या? 3D लग रहा है 3D नहीं है का?
नहीं है गुरु, नहीं है गुरु, नहीं है। चलो बनाना पड़ेगा गुरु, चलो बनाते हैं, है ना, आराम से, कोई तकलीफ नहीं है साहब, हमको काहे तकलीफ, हम तो तकलीफ़ में जी ही रहे हैं। अच्छा तकलीफ़ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी तकलीफ़ें सही हो जाएंगी आपकी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, कोई ज़रूरत। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब, हाँ भाई साहब आपने क्या कर दिया भाई साहब, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। देख रहे हो भाई कितना बढ़िया फिगर बना दिए हम, एकदम तगड़ा वाला फिगर है, एकदम खतरनाक वाला फिगर। वी हैव अ 3 एक्सिस, ध्यान से देखो, वी हैव अ 3 एक्सिस, इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दें इसको, इसको x दे दें, चलो x ही दे देते हैं। इसका नाम दे दिया हमने x, इसका नाम दे दिया y, इसका नाम दे दिया z। अच्छा अच्छा, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, लेकिन 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 इसका डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस का आई कैप, याद आया कुछ? बिल्कुल सर जी, आ गया याद आ गया। वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप, जेड एक्सिस का के कैप, कोई तकलीफ नहीं है। आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इज द डायरेक्शन ऑफ, जे इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अच्छा आपको ये तो पता ही है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। आप अगर वेक्टर को समझना है तो रूम के कॉर्नर को देखो, एकदम कॉर्नर ऊपर, तो वहाँ पे आपको वेक्टर चीज़ें समझ में आएंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, ऐसे वाला, वही वाला है। अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ? कोई पॉइंट लेता हूँ। वो पॉइंट मैंने क्या ले लिया? वो पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे कहीं पे बीच में, यहाँ पे कहीं पे बीच में, ठीक है। कैसे चला होगा? सबसे पहले ऐसे आया होगा, ठीक है, फिर ऐसे चला होगा, फिर ऐसे चला होगा। नहीं समझे? अरे भाई देखो, इसको भी समझाना ही पड़ेगा, इसको भी समझाना ही पड़ेगा। देखो ये पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, 3D दिख रहा है, 3D दिख रहा होगा, 3D एकदम अच्छे से दिख रहा है 3D। अगर मैं बात करूं यार, देखो ये सब चीज़ें ना, मतलब अच्छे से एनिमेशन बताता तो ज़्यादा समझ में आता। देखो आपके पास जो है ये 3 एक्सिस है, ये देखो दिख रहे हैं ना। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कहीं पे बीच में, एकदम बीच में, एकदम बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे पहुँचा है वो? सबसे पहले ऐसे इस पे चला होगा, फिर थोड़ा देखो, सबसे पहले इस पे चला, फिर इधर आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से चलने हैं, सबसे पहले किस पे चला होगा? सबसे पहले चला होगा एक्स एक्सिस पे, फिर चला होगा किस पे? वाई एक्सिस पे, फिर चला होगा जेड एक्सिस पे। आपके यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे, ये जहाँ पे उंगली मेरी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पे अगर पहुँचना है तो सबसे पहले किस पे चला होगा? ऐसे चला होगा, फिर थोड़ा इधर आया होगा, फिर थोड़ा ऊपर चला होगा, तो यहाँ पे पहुँच गया। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे चलने के लिए आपको, यहाँ पे चलने के लिए आपको तीनों डायरेक्शन में चलने पड़े, तीनों डायरेक्शन में चलने पड़े। इसका मतलब ये कितना चला? डायगोनल्स पे चला। कितने चला? डायगोनल्स। और आपको पता है ये जो डायगोनल्स होता है, किसका डायगोनल्स होता है? जो डायगोनल्स होता है किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का या 3D फिगर का, वो होता है इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा ये कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, तो ये ओरिजिन ओ हो गया, तो वेक्टर का नाम क्या हुआ? ओ ए वेक्टर, वेक्टर ओ ए। अगर डायरेक्शन ना लिखना चाहूँ, डायरेक्ट लिखना चाहूँ, तो ये क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल on the x-axis, y is the distance travel on y-axis and z is the distance
ट्रेवल ऑन जेड एक्सिस। बात समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं है ना, बिल्कुल सही। सर ये कोई वेक्टर हुआ, सर इसको दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते, प्रेजेंटेशन तो देखिए, देखो इसको दूसरे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी। कैसे, ध्यान से देख लो कैसे लिख सकते हैं, एकदम बेहद आसान तरीका है। कैसा तरीका सर, देखो अगर मैं ओ ए को डायरेक्शन के साथ लिखना चाहूँ इसके, तो एक्स का डायरेक्शन किसके साथ, एक्स का डायरेक्शन सर जी आई के साथ, वाई का डायरेक्शन किसके साथ, वाई का डायरेक्शन सर जे के साथ, जेड का डायरेक्शन कौन देता है, जेड का डायरेक्शन सर के देता है, क्या देता है, के देता है। बस यहाँ पे एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक एक्सिस क्या हो जाती है, और इंट्रोड्यूस हो जाती है। बात समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर इन अ 3D है, पोजीशन वेक्टर इन 3D। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था सर, यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया तो इसका मैग्नीट्यूड आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आप बोलोगे साहब जो मैग्नीट्यूड होता है साहब जो मैग्नीट्यूड होता है साहब, हमने नहीं पता साहब। अरे भाई काहे नहीं पता साहब, इधर देख, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या गिवन है, ये गिवन है भैया ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड गिवन है आपके। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने देखा पोजीशन वेक्टर इन 2D, पोजीशन वेक्टर इन 3D, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 2D, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 3D। चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा सर हमें तो चीज़ें समझ में आ गई, एक मॉडुलस निकाल के बताओ फिर, अगर आ गई तो एक क्वेश्चन करके बताओ। आपके पास कोई वेक्टर ए है ना, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फर्स्ट। आपके पास कोई वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे साहब, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कितना, इन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3 3 9, 4 4 16, कितना आ जाएगा 25। और 25 का जो मॉडुलस आएगा वो आएगा भाई 5। क्या आएगा 5। अच्छा सर इसका डायरेक्शन निकालना है हमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। कोई तकलीफ नहीं है। अगर इसका हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो वेक्टर ए अपने पास क्या था 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कितना आया भाई 5 आया, कितना आया 5 आया। अगर ये यूनिट वेक्टर कितना है आपका 3/5i कैप प्लस 4j कैप, 4/5j कैप। चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब आप अगर इसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे ना, मैग्नीट्यूड चेक करोगे, करो चेक, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है। अब सर आपको कैसे पता यूनिट वेक्टर है, मैं चेक करके बता देता हूँ ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा 3 3 9 है ना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, चेक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेक कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। देखो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 3 3 9, 9 तो 25 प्लस 4 4 16/25, कितना हुआ अंडर रूट 25/25। 25 से 25 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, मतलब हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें आपके पास हो गई, ये चीज़ें आपके पास क्या हो गई, आ गई। अच्छा साहब, मतलब इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसके साथ हम इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा अगर हम यहाँ पे 3/5i लिख दें और प्लस 4/5j लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड बताएगा और ये अगर ऐसे लिख दें तो ठीक है। ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ डायरेक्शन, ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ डायरेक्शन, ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ डायरेक्शन। सर एक ही बात बार बार बोलने सही थोड़ी हो जाएगी। ये तो सही कह रहा है भाई तू, एक ही बात बार बार बोलने से सही थोड़ी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सही बोलते हो तुम, है ना। आप लोग इतने अच्छे बच्चों हैं हो ही कि सब कुछ सही बोलते हो। चलो अब बात करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2
प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या होता है, ध्यान से सुनना। ध्यान से क्या सुनना है, सपोज दैट आपके पास कोई वेक्टर ओ ए है। क्या है, कोई वेक्टर ओ ए है। उस वेक्टर को हम क्या लिख दे रहे हैं, वो है -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप बोलोगे साहब इसका तो फार्मूला हमने पढ़ा है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब साहब 6 के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 36, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 36 4 40 हो जाएगा, 40 प्लस 20 60 हो जाएगा और 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65। तो √65 इज़ अ ओ ए। कोई तकलीफ नहीं है। ये हुआ आपका ओ ए का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ, किसके डायरेक्शन की बात करूँ, इसके डायरेक्शन की बात करूँ, तो आप बोलोगे साहब जो सर इसका जो डायरेक्शन होता है, क्या जो इसका डायरेक्शन होता है ना, इसका डायरेक्शन हो वो क्या आया, ओ ए का जो डायरेक्शन आएगा ओ ए कैप, ओ ए कैप, टोपी पहना रहे हो इसको, है ना, टोपी पहना रहे हो, वो आएगा क्या, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन निकालने के लिए वो वेक्टर लिखते हैं, मतलब ओ ए का वेक्टर लिखेंगे अपॉन ओ ए का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, है ना। अच्छा, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। अपॉन मैंने लिखा, उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना था, √65। तो ये भी सही है, चाहे इसको आप सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसको सेपरेट फॉर्म में ही लिखा जाता है। ओ ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन √65 आयोटा प्लस 5j प्लस 6k अपॉन ये √65 लिखते चले जाओ। कोई तकलीफ नहीं है। ये हुआ आपका कौन सा, इसका डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया। क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। कोई तकलीफ नहीं है सर जी। अच्छा सर जी, तकलीफ तो नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो देखो, सपोज दैट आपके दो वेक्टर ऐसे हैं, क्या हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि कोइनिशियल है। क्या है, एक वेक्टर ऐसे जाता है और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो इनके जो बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा साहब, अगर सपोज दैट सर हमारे मन में ये हुआ कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर पड़ा है और दूसरा इधर पड़ा है, दूसरा जो है वो इधर पड़ा है, ठीक है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है। अब आपका मन हुआ कि सर ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, तो हम कैसे एंगल बनाएंगे। तो देखो, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बोलोगे हाँ सर कर तो सकते हैं सर। अगर कर सकते तो मैं ये वेक्टर उठाऊंगा, ऐसे ऊपर लेके चला जाऊंगा और इसमें यहाँ पे जोड़ दूंगा। क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। और जब जोड़ दूंगा, पहले वेक्टर कहाँ पे था, यहाँ पे था वेक्टर, है ना, पहले वेक्टर कहाँ पे था, यहाँ पे था। मैं उठा के इसको यहाँ से यहाँ लेके चला आया, और जब यहाँ से यहाँ पे लेके चला आया तो अब इन दोनों के बीच में एंगल तो बन ही गए। इन दोनों के बीच में एंगल बन गए कि नहीं बन गए। आप बोलोगे हाँ सर बन गए। तो ये भी क्या हुआ, थीटा एंगल हुआ। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मतलब कोई इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो तो भी एंगल बन सकता है। अच्छा सर, क्या जो एंगल बनेंगे इसके टेल पे ही बनेंगे, टेल पे ही बनेंगे? नहीं, देखो, या तो टेल टू टेल बनेगा, टेल टू टेल बनेगा, या तो हेड टू हेड बनेगा। सर ये एंगल इज इक्वल टू कैसे इसके हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, देखो दिखा देता हूँ कैसे इक्वल हो जाएगा। अगर मैं हेड टू हेड बनाऊँ, अगर मैं हेड टू हेड बनाऊँ तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा। कौन से वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा, इस वाले वेक्टर को, है ना, इस वाले वेक्टर क्या करूँगा, पैरेलली
शिफ्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा ध्यान से देखो, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? बेहद आसान है ना। ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आप देख रहे होगे पहले जब शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है साहब, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों पैरेलल ही हैं। तो अगर पैरेलल है तो दिस इज अल्टरनेट एंगल, तो हेड टू हेड का भी एंगल बन सकता है और टेल टू टेल का भी बनेगा। लेकिन ये याद रखना, अगर हेड टू टेल का दिया है तो सबसे पहले हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके क्या करेंगे, या तो हेड टू हेड निकालेंगे या तो टेल टू टेल निकालेंगे। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत है, आगे चलिए हो जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, दिक्कत नहीं है। मैंने एक एक चीज़ समझाया हुआ है, टेल टू टेल, हेड टू हेड। एंगल कैसे मेजर करेंगे? या तो टेल टू टेल मेजर कर लो या तो हेड टू हेड मेजर कर लो। ये हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ओ ए है, कोई वेक्टर ओ ए है, अगर मैं के का मल्टीप्लाई करूँ ओ ए के साथ, और वेक्टर ए है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, ऐसे है। तो अगर आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वेक्टर में, तो आपका जो ये हो जाएगा वो के हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये बात है, मतलब ये स्केलर हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी जीरो वेक्टर के साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? बताओ। जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? जीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है जो आप चाहो, है ना। तो नॉट डिफाइन बोल सकते हो आप, नॉट डिफाइन। ये तो थोड़ा मतलब स्टार दे दिया मैं आपको, ये उसका नहीं है, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना भाई, है ना। कोई तकलीफ नहीं है साहब? कोई तकलीफ कैसे हो सकती है हमको? हम तो आपके स्टूडेंट हैं, है? हम तो आपके स्टूडेंट हैं। बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई? पक्का बताओ नहीं आई? सही बताओ, नहीं आई ना भाई? आ गई है, आप काहे मजाक कर रहे हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये जो है डिफिनेशन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस हो जाएंगी लंबी, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, तो आप बोलोगे सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। और एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था बेसिक कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक करने का मतलब हाँ, ये आपके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है जो मैंने पहले स्टार्टिंग का बेसिक क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है ध्यान से सुनो। सबसे पहले कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा किस डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर लिख दिया है ऑलरेडी। सबसे पहले क्या लिखा है? वी फर्स्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा उसको हम नॉर्थ बोलेंगे, मतलब नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। ये दो एक्सिस होते हैं ना, ये नॉर्थ होगा। साउथ जो होगा वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये साउथ हो जाएगा। ईस्ट जो होगा राइट पॉजिटिव एक्सिस, ये ईस्ट हो जाएगा, है ना, ये ईस्ट है। और ये क्या है? वेस्ट है, ये वेस्ट है। अब अगर बोले नॉर्थ ऑफ साउथ, जैसे बोला है ना, जैसे क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट पे बैठा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। क्या बोला है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ऐसे बोला है, इसका मतलब आप लास्ट वाले पे बैठोगे, पहले वाले की तरफ चलोगे, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अगर बोला है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ पे बैठोगे, वेस्ट की तरफ जा रहोगे। अगर बोला है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट पे बैठोगे तो नॉर्थ की तरफ जाओगे। अगर ये बोला है नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट,
तो ये सेम मिडिल में हो जाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर बोला है साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट एकदम बीच में हो जाएगा, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अगर बोला साउथ वेस्ट तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ, या फिर वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं, दोनों बीच में। इसके बीच डिग्री कितना 45 डिग्री, इसके बीच डिग्री कितना 45 डिग्री, इसके बीच डिग्री कितनी 45 डिग्री, इसके बीच डिग्री कितनी 45 डिग्री। मतलब ये जो मिडिल में है सब 45 डिग्री पे होते हैं। अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। चलो ध्यान से देखो इधर। ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर इन वेस्ट ऑफ साउथ, 40 किलोमीटर इन वेस्ट ऑफ साउथ। सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एक्सिस को ड्रा करना। चलो ड्रा करते हैं। ये हुआ आपका, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, है ना। ओ भाई नहीं भाई, ओ भाई, ये हुआ अपना एक एक्सिस, ठीक है साहब। एकदम सही है, एकदम सही है साहब। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ पे मैंने कहा लास्ट वाले पे बैठना है, पहले वाले की तरफ चलना है 30 डिग्री। लास्ट वाले पे बैठना है, लास्ट वाले पे बैठना है, पहले वाले की तरफ चलना है, तो लगभग 30 डिग्री इतने पे जाएगा। 30 डिग्री इतने पे जाएगा। कितना किलोमीटर है सर, 40 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 40। 40 थोड़ा छोटा ही होगा क्योंकि 50 जो सबसे है वो बड़ा है। तो ये जो है वो हुआ अपना ये डायरेक्शन। इसको हम लिखेंगे क्या, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। इसको लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ, कोई तकलीफ नहीं है। फिर चलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन 40 डिग्री इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ पे बैठना है, ईस्ट की तरफ चलना है, कितने डिग्री, 40 डिग्री। मतलब 45 से थोड़ा सा कम चलना है। अच्छा, किससे किसकी तरफ कितना चलना है सर, चलना है 60, मतलब इससे थोड़ा बड़ा। ये 45 से थोड़ा छोटा, 40 से थोड़ा बड़ा, तो ये हुआ 60। क्या हुआ, 60 हुआ। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है, ये है 40 डिग्री, कितना 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। ये 40 छोटा है, ये 60 बड़ा है। बड़ा एरो मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा, छोटा एरो मतलब मैग्नीट्यूड कम। फिर क्या बोला है, 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की बात करो, मतलब साउथ ईस्ट बोला है ना, मतलब 45 डिग्री। मैंने क्या बोला था, साउथ ईस्ट मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे चलते हैं, 45 डिग्री पे चलते हैं। कितना है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा ज़्यादा। तो साउथ ईस्ट एकदम 45 डिग्री ये हुआ। तो इसका नाम क्या हुआ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कितना 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर ये हुआ आपका प्रेजेंटेशन। क्या हुआ, प्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या दिया गया था, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 वेस्ट ऑफ साउथ, 30 वेस्ट ऑफ साउथ हमने ले लिया। ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वो भी ले लिया। ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट वो भी हमने ले लिया। ऐसे कैसे प्रेजेंट करेंगे तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपका जो होमवर्क है, व्हाट इज़ द स्केलर, व्हाट इज़ द वेक्टर, ऐसे पहचानना है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड द वेक्टर्स। तो इसमें से स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 10 kg वेक्टर है कि स्केलर है,
10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसमें दिया गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिया है। 10 न्यूटन स्केलर एक वेक्टर, आप बताओ। 30 किलोमीटर पर आवर क्या है? 50 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन के साथ दिया गया है। 10⁻⁻⁹ कूलॉम क्या है? तो सॉल्यूशन मैंने, अरे भाई ये कौन, अरे ये तो गड़बड़ हो गया गुरु। एक सेकेंड, इसको तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बदलता हूँ मतलब इसको मैं करूँगा जल्दी से गायब, क्योंकि अगर गायब नहीं किया, अगर मैंने गायब नहीं किया तब तो कर लोगे तुम लोग नकल हैं, तुम लोग नकल कर लोगे। अब ये करके लाना, बात समझ में आई? अरे सर ये क्या कर दी, हम तो नकल करने वाले थे, गलती हो गई थी क्वेश्चन रखने में, है ना। चलो, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन होगा वो भी आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे अच्छी तरीके से खूब, और हम धीरे धीरे, देख रहे हो अपना जो बेसिक है वो ख़त्म हो जाएगा। कल हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे अब आप लोग बढ़ रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ, है ना। ये पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन्स ला हैं, ट्रायंगल ला है, पैरेललोग्राम ला है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नए हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।